हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के चैप्टर 12th फंक्शन के सेकेंड पार्ट में के इस वीडियो में हम जानेंगे रिकर्सन किसे कहते हैं और हेडर फाइल किसे कहते हैं और कौन कौन सी हेडर फाइल प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रिकर्सन। आइए शुरुआत करते हैं। रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन, आप लोगों ने चैप्टर 8 में लूपिंग पढ़ा होगा। जैसा कि बताया था लूपिंग में कि लूप किसी स्टेटमेंट के ट्रू होने तक अपने आप को रिपीट करता रहता है। वो स्टेटमेंट लगातार रिपीट होते रहेंगे जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार रिकर्सन है, ये भी कंडीशन पर डिपेंड है। आइए देखते हैं कैसे। ऐसा फंक्शन जो स्वयं को तब तक कॉल करता है जब तक कि दी गई शर्त पूरी ना हो जाए, जिसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जिसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और ये पूरी मेथड रिकर्सन कहलाती है। रिकर्सिव एक फंक्शन है जो अपने आप को हर बार कॉल करेगा कंडीशन के पूरी होने तक, और ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी रिकर्सन। छोटी सी परिभाषा है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सी भाषा में रिकर्सिव फंक्शन की सहायता से एक प्रोग्राम बनाना है जो किसी संख्या का फैक्टोरियल मान ज्ञात करता हो। अब फैक्टोरियल मान होता क्या है, जैसा कि पता होगा, मान लीजिए हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा कि 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो 5 से पहले आने वाली सभी संख्याओं का आपस में गुणा होगा। ये 2 बार लिख गया, ये नहीं है, और मल्टीप्लाई 1, मतलब 5, 4, 3, 2 और 1। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उस संख्या से पहले एक तक के बीच में आने वाली सभी संख्याओं का गुणा, वो होगा फैक्टोरियल मान, अर्थात गुणनखंड जिसे कहते हैं। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड stdio.h, दूसरी हेडर फाइल है conny.h। इसके बाद मेन फंक्शन। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो यूडीएफ फंक्शन की हेल्प से बनाएंगे, अर्थात हम अपना कोई नया फंक्शन बनाएंगे, उसकी हेडर फाइल अर्थात प्रोटोटाइप देंगे और उसकी परिभाषा देंगे। इसके बाद मेन फंक्शन का ब्रेसेस ओपन। इंटीजर में 2 वेरिएबल लिया। ए वेरिएबल जिस संख्या का फैक्टोरियल मान ज्ञात करना है उस संख्या को इनपुट कराएंगे ए में, और एफ एक आउटपुट वेरिएबल है जो किसी रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 120, उस 120 को एफ वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। इसके बाद प्रिंट एफ इंटर नंबर, ये लाइन आउटपुट पर लिख करके आएगी। नेक्स्ट लाइन है स्कैनफ फंक्शन, %d&%a, अर्थात ए वेरिएबल को हम इनपुट कराएंगे, उसमें हम कोई संख्या देंगे। इसके बाद हम एक नया फंक्शन बनाएंगे फैक्ट फंक्शन FACT, जो कि पहले से बना हुआ फंक्शन नहीं है। अगर पहले से बना होता तो क्या कहलाता, लाइब्रेरी कहलाता, लाइब्रेरी फंक्शन कहलाता। पहले से बना हुआ नहीं है फैक्ट फंक्शन, इसलिए ये यूडीएफ फंक्शन है। अब इसकी परिभाषा हम खुद से डिफाइन करेंगे, कैसे आइए देखते हैं। तो ये फैक्ट फंक्शन ए वेरिएबल का फैक्टोरियल मान निकाल करके एफ वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसके बाद एफ को डिस्प्ले करा देंगे, प्रिंट एफ %d एफ की वैल्यू जो भी होगी डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद गेट ch और मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। पर फैक्ट फंक्शन अभी काम नहीं करेगा, इसके लिए हम इसका प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे। इसे डिफाइन करेंगे हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में। इंट रिटर्न टाइप है, फैक्ट एक फंक्शन है और इंटीजर में p एक फॉर्मल पैरामीटर, इंटीजर p फॉर्मल पैरामीटर। और मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल लिए गए हैं 2, a और f, ये हैं कौन से, ये हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर मेन फंक्शन की बाहर वाले वेरिएबल कहलाते हैं। तो फैक्ट में हमने फंक्शन लिया इंटीजर p नाम का। लास्ट में सेमीकोलन, ये प्रोटोटाइप था। सेम यही लाइन बिना सेमीकोलन चिन्ह के साथ इसकी परिभाषा के लिए डिक्लेयर करेंगे।
इंट फैक्ट इंट पी ब्रेसेस ओपन। इसके बाद एक कंडीशन देंगे, इफ़ पी इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात p का मान अगर जीरो के बराबर है तो क्या रिटर्न करे, कंडीशन के ट्रू होने पर रिटर्न करे ये 1, अर्थात जीरो का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। तो अगर मान लीजिए यूज़र ने गलती से भी जीरो अगर इनपुट कर दिया तो क्या रिटर्न करे 1। और अगर जीरो नहीं है, कोई संख्या है दूसरी, दो से लेकर के कितनी बड़ी संख्या, जो भी संख्या है, दो से लेकर के जो जो भी संख्या है, अगर वो p की वैल्यू है, 2 है, 5 है, 18 है, 13 है, कुछ भी है, तो वो जीरो नहीं है, तो इफ़ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो दूसरा रिटर्न फॉलो होगा। और दूसरा रिटर्न है, यही फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, ध्यान से ये समझिएगा, p मल्टीप्लाई फैक्ट p माइनस 1। इसके बाद ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, p कोई वैल्यू है जो मल्टीप्लाई इसमें होगी, वो है फैक्ट फंक्शन p में एक अंक की कमी करके। कैसे, 5 का मल्टीप्लाई करे किसे, फैक्ट 5 माइनस 1 के, 5 में 1 चला गया 4, तो हो जाएगा 5 4 जा, ये हो जाएगा 20। अब इसके बाद एक अंक की कमी हो गई, तो p का मान क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर आ गया 4 मल्टीप्लाई फैक्ट 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। तो 20 पहले से था, 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, ये नहीं आएगा यहाँ पे, 20 में डायरेक्ट इसी से ही आएगा, 20 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 60। और फिर 60 में भी एक अंक की कमी फिर से होगी, तो ये हो जाएगा 2, और 62 जा 120, और 120 1 जा 120, मतलब 1 तक ये मल्टीप्लाई होगा। और ये पूरा एक होल रिजल्ट है। फिर से होल रिजल्ट में 20 का मल्टीप्लाई किससे, फैक्ट के p माइनस 1, अर्थात एक अंक की कमी फिर से करके। तो इस प्रकार 5 का जो फैक्टोरियल मान आएगा वो होगा 120। ठीक, इसका रिजल्ट देखते हैं। आउटपुट 5 हमने एंटर किया, इनपुट किया, इसके बाद जैसे ही एंटर मारेंगे 120 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पूरी इसकी मेथड जो है ये यही लगी है फैक्ट की। आगे चलते हैं। इसके बाद पासिंग डेटा इन फंक्शन, फंक्शन में डेटा पास करना। इसकी दो मेथड हैं, पहली है कॉल बाय वैल्यू और दूसरी है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या है, इसमें एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल में कॉपी हो जाता है। किसमें, कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। कॉल बाय रेफरेंस में इसमें एक वेरिएबल के मान के साथ साथ उस वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल के मान के साथ साथ उस वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल के एड्रेस में कॉपी हो जाता है। ध्यान से समझिए, एक छोटी सी पहली टाइप में है। हमारे पास दो बॉक्स हैं, हमारे पास दो बॉक्स हैं। ये बॉक्स जिस जगह पर रखे हैं, ये बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2, ये बॉक्स जिस जगह पर रखे हैं उसका कोई प्लेस होगा, कोई स्थान होगा, उस स्थान का कोई मान होगा, उस स्थान का कोई मान होगा। मान लीजिए 23 उसका स्पेस का नाम है और इसके स्पेस का नाम है 2 हैज़। कंप्यूटर में भी ऐसे ही अक्षर, अंक और सिंबल, अक्षर, अंक और सिंबल, इन सभी का मिश्रण उसका एड्रेस होता है। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स में 1, ये पहला बॉक्स जो है, इस पहले बॉक्स में कई सारे बॉक्स अंदर बॉक्स रखे हुए हैं और सेकंड बॉक्स में भी कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि बॉक्स 2 के वैल्यू को बॉक्स 1 की वैल्यू से इंटरचेंज करा दें, अर्थात बॉक्स 2 वाला मैटर
बॉक्स वन में आ जाए और बॉक्स वन वाला मैटर बॉक्स टू पर आ जाए तो ये कहलाएगा कॉल बाई वैल्यू। क्या कहलाएगा? कॉल बाई वैल्यू। और बॉक्स की वैल्यू के साथ साथ उसका एड्रेस भी बॉक्स वन वाले में आ जाए और बॉक्स वन वाली वैल्यू के साथ साथ उसका एड्रेस भी बॉक्स टू पर चला जाए तो ये मेथड कहलाएगी कॉल बाई रेफरेंस। क्या कहलाएगी? कॉल बाई रेफरेंस। आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो है ए और दूसरा है मान लीजिए बी, तो ये वेरिएबल मेमोरी में एक स्थान लेगा। इसी प्रकार बी भी मेमोरी में एक स्थान लेगा। मान लीजिए ए का ये मेमोरी स्पेस नेम है और ये बी का मेमोरी स्पेस नेम है। ए की हमने वैल्यू दी 5, बी की वैल्यू दी हमने 10। कॉल बाय वैल्यू मेथड में 5 चला जाएगा बी में और 10 चला जाएगा ए में। ये थी कॉल बाय वैल्यू मेथड। पर कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, कॉल बाय रेफरेंस मेथड में ये हो जाएगा वैल्यू के साथ साथ इसका एड्रेस भी, मतलब ये दोनों बी में आ जाएंगे और बी का एड्रेस और वैल्यू ये टोटल मिला करके ए में चले जाएंगे। कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको भी प्रोग्राम से समझते हैं। तो प्रोग्राम बनाना है, कॉल बाय वैल्यू के मेथड से प्रोग्राम लिखना है। राइट ए प्रोग्राम बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। सबसे पहले हेडर फाइल जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो यही है कि एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू से इंटरचेंज, अर्थात ए का और ए और बी के दोनों मान आपस में स्वैप हो जाएं, इंटरचेंज हो जाए। दूसरी हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। इसके बाद मेन फंक्शन ब्रसेस ओपन, इंटीजर में दो वेरिएबल लिया ए और बी और दोनों के मान इनपुट दे दिए पहले से ही। ए की वैल्यू दे दी 20, बी की वैल्यू दे दी 44। आउटपुट में क्या आए? आउटपुट में आए ए की वैल्यू 44, बी की वैल्यू आ जाए 20। कैसे करेंगे? इसके बाद स्वैप एक फंक्शन लगाया। स्वैप एक यूडीएफ फंक्शन है। स्वैप एक यूडीएफ फंक्शन है। ए और बी की वैल्यू को चेंज कर दे और चेंज करने के बाद फिर ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी उसको डिस्प्ले कर दे। तो प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू लिख करके आएगा परसेंटेज डी, अर्थात मान दिखाएगा ए का। अगले लाइन से बी इज इक्वल टू लिख करके आएगा और परसेंटेज डी मतलब मान दिखाएगा। किसका किसका? ए और बी का। ए और बी का मान दिखाएगा। इसके बाद गेट सी एच फंक्शन और मेन फंक्शन वाला ब्रेसेस क्लोज। पर स्वैप फंक्शन अभी काम नहीं करेगा, अब इससे काम हमें करवाना है, इसकी परिभाषा देनी है। तो सबसे पहले इसका प्रोटोटाइप लिखेंगे। वाइड स्वैप इंट एक्स इंट वाई। वाइड क्या है? नो रिटर्न टाइप। वाइड क्या है? रिटर्न टाइप है, पर ये नो रिटर्न टाइप है। अभी इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। क्या कहते हैं, इसके यूडीएफ के 4 प्रकार हैं। रिटर्न टाइप, आर्गूमेंट, नो रिटर्न टाइप, नो आर्गूमेंट, रिटर्न टाइप नो आर्गूमेंट और नो रिटर्न टाइप आर्गूमेंट। इस प्रकार ये 4 प्रकार हैं। तो नो रिटर्न टाइप का मतलब वाइड, और कोई रिटर्न टाइप है तो इंट या फ्लॉट में से कुछ होगा। तो वाइड स्वैप इंट एक्स कॉमा इंट वाई ये फॉर्मल पैरामीटर हैं और ए और बी एक्चुअल पैरामीटर। सेम प्रोटोटाइप वाली लाइन फंक्शन डेफिनेशन के लिए यूज़ कर देंगे। वाइड स्वैप इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब क्या करेंगे? अब एक नया वेरिएबल लेंगे। अब एक नया वेरिएबल लेंगे इंटीजर जेड। किस लिए लेंगे? चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं साथ साथ। 2 ग्लास में पानी भरा हुआ है। 2 ग्लास में पानी भरा हुआ है। इसमें ब्लू वाटर है और इसमें रेड वाटर है। हमें चाहिए कि 1 ग्लास का ब्लैक वाटर सेकंड वाले ग्लास के में चला जाए और सेकंड वाले ग्लास का रेड वाटर 1 वाले ग्लास पे आ जाए। तो क्या करेंगे? तो हमें इसके लिए एक तीसरा ग्लास लेना होगा। लेंगे ना? क्या लेना पड़ेगा? तीसरा ग्लास लेना होगा जो क्या करेगा, 1 वाले ग्लास का ब्लैक वाटर को 3 वाले ग्लास में डाल दिया। तो ये हो गया कौन सा? ये हो गया ब्लैक वाटर। ये खाली हो गया। इसमें क्या कर दें, इसमें सेकंड वाले ग्लास का वाटर रेड वाला उसको इसमें डाल दिए। तो ये हो गया रेड वाटर। अब ये खाली हो गया सेकंड वाला ग्लास। अब थर्ड वाले ग्लास को जिसमें ब्लैक वाटर था उसको उठा करके सेकंड वाले ग्लास में डाल दिए। तो ये हो गया
ब्लैक वाटर। तीसरा ग्लास खाली हो गया। तीसरा ग्लास किस लिए लिए थे? 1 और 2 ग्लास के वाटर को आपस में इंटरचेंज करने के लिए। समझ आया होगा। चलिए, तो इंटीजर z एक थर्ड वेरिएबल है, तो z बराबर x, z बराबर x अर्थात x की वैल्यू z पर आ जाए, x खाली हो गया, x इज इक्वल टू वाई अर्थात y की वैल्यू x पे आ जाए। अब y खाली हो गया, y इज इक्वल टू z अर्थात z की वैल्यू y पर आ जाए। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इक्वल का साइन एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल के दाएं तरफ लिखी हुई कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल को बाएं तरफ के वेरिएबल में असाइन या स्टोर करता है। 6 a बराबर 6 है तो 6 किसका मान है? a का। a बराबर x लिखा है तो x का जो भी मान है वो किस में स्टोर हो जाए? a में स्टोर हो जाए। इस प्रकार अब x और y को डिस्प्ले करा देंगे। तो प्रिंट है %d स्लैशन %d x और y। फंक्शन डेफिनेशन का ब्रेसेस क्लोज। इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये रहा, a इज इक्वल टू 44 एंड b इज इक्वल टू 20। अगले लाइन से है ये। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन सी भाषा के साथ मिलने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधा है। इन फंक्शंस के प्रयोग से प्रोग्रामों को आसानी से बना सकते हैं। सी भाषा में इन फंक्शंस को बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन व प्रीडिफाइंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये फंक्शन रेडीमेड फंक्शन का समूह है जिनका प्रयोग प्रोग्रामर प्रोग्राम में सार्वजनिक रूप से करता है। अर्थात सी स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी फंक्शन है, इसको शॉर्ट में बता दें, ये वही लाइब्रेरी फंक्शन है जो हमने फंक्शन के प्रकार में पढ़ा था, लाइब्रेरी और यूडीएफ। तो ऐसे फंक्शन मतलब ऐसे लाइब्रेरी, ये फंक्शन लाइब्रेरी वही फंक्शन है जो पहले से बने बनाए होते हैं, अर्थात रेडीमेड फंक्शन होते हैं। पहले से बने बनाए फंक्शन को ही रेडीमेड फंक्शन कहते हैं और उन्हें केवल प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसके लिए उसकी हेडर फाइल लगाई जाती है। तो अब हम हेडर फाइल के बारे में ही धीरे धीरे जा रहे हैं आगे। जैसे स्ट्रिंग से संबंधित और मैथ से संबंधित इनपुट और आउटपुट फंक्शन कौन से हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। कौन कौन से? स्ट्रिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित। नेक्स्ट हेडिंग है हेडर फाइल। वे फाइलें जो फंक्शन की परिभाषा, उनके प्रोटोटाइप्स और उनके सिंटैक्स अर्थात प्रारूप को स्टोर रखती हैं, हेडर फाइल कहलाती हैं। इसकी एक परिभाषा और भी है, डिस्क पर उपस्थित वे फाइलें जो फंक्शंस के प्रोटोटाइप और उनकी डेफिनेशंस को स्टोर करते हैं, वो फाइलें कहलाती हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम .h होता है। हेडर फाइल को प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव में लिखा जाता है। जैसा कि पढ़ा होगा हैज़ इंक्लूड .h, तो हैज़ इंक्लूड क्या है? हैज़ इंक्लूड है डायरेक्टिव। इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। किसको? हैज़ इंक्लूड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक। तो जैसे हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड math.h, ये सभी क्या हैं? हेडर फाइलें हैं। अब कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, कैसी हैं, उनके फंक्शन कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स के जो प्रकार हैं वो फॉलोइंग हैं। सबसे पहले हेडर फाइल है stdio.h। यहाँ पर std का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, I का फुल फॉर्म है इनपुट और O का फुल फॉर्म है आउटपुट, अर्थात स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। कौन कौन से हैं इसके फंक्शन, कि मतलब हम stdio.h हेडर फाइल किन किन फंक्शंस के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम में printf या scanf फंक्शन लगा हुआ है तो उसकी हेडर फाइल stdio.h लगेगी। ठीक है। तो इसके फंक्शन जैसे हैं इसमें
printf फंक्शन, scanf फंक्शन, getchar फंक्शन, getas फंक्शन, puts फंक्शन। इस प्रकार कई सारी ऐसे फंक्शन हैं जिनके लिए इस stdio.h हेडर फाइल का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर पर है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट, इस हेडर फाइल में कंसोल इनपुट व आउटपुट फंक्शंस के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे गेट सी एच फंक्शन, CLR फंक्शन, गेट जी फंक्शन अर्थात GETCHE फंक्शन। इसी प्रकार और भी कई हैं जो जिनके लिए conio.h हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम में। इसके बाद जो तीसरी हेडर फाइल है वह है string.h। इसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस के लिए। तो इस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शंस के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। इसके फंक्शन हैं जैसे strcat, strcpy, strlen फंक्शन, strrev। नेक्स्ट हेडर फाइल है math.h। इस हेडर फाइल में मैथ से संबंधित फंक्शंस के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। जैसे SQRT अर्थात वर्गमूल निकालना हो, पावर ज्ञात करनी हो तो पाव फंक्शन, लॉग निकालना हो किसी वैल्यू का तो लॉग फंक्शन, log 10 निकालना हो तो log 10 फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री कोई थीटा के मान चाहिए तो साइन, कॉस, tan फंक्शन, CEIL सेल फंक्शन, ये न्यूनतम अर्थात सबसे कम पॉइंट वाली वो कहते हैं बिना पॉइंट वाली संख्या पर मान दिखाता है। इसमें संख्या जो भी लिखी होगी वो जैसे मान लीजिए लिखा है 9.65 तो ये दिखाएगा 10। इस प्रकार की डिजिट को शो करने के लिए। और पांचवा है हमारा ctype.h हेडर फाइल। इसका पूरा नाम है कैरेक्टर टाइप। इस हेडर फाइल में कैरेक्टर से संबंधित इनपुट व आउटपुट फंक्शंस के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। इससे रिलेटेड फंक्शन जो हैं वो हैं ये इज डिजिट, इज स्पेस, इज लोअर, टू अपर, टू लोअर, इज एलनम एट्सेट्रा। इज डिजिट फंक्शन का मतलब है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर क्या डिजिट है। इज स्पेस का मतलब है कि इनपुट किया गया कैरेक्टर स्पेस है क्या। इज लोअर फंक्शन इनपुट किया गया कैरेक्टर क्या स्मॉल लेटर में है क्या। इसी प्रकार टू अपर, टू लोअर अर्थात अपर केस में है क्या या लोअर केस में है क्या। इज अलनम, यहाँ पर अल नम का मतलब है AL का मतलब अल्फ़ाबेट और नम का मतलब न्यूमेरिक अर्थात अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो दिया गया कैरेक्टर क्या अल्फ़ा न्यूमेरिक है इसको चेक करने के लिए ctype.h हेडर फाइल प्रोग्राम में प्रयोग किया जाएगा। लास्ट हेडर फाइल है stdlib अर्थात स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इस हेडर फाइल में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। इनके फंक्शंस हैं जैसे ABS फंक्शन अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई वैल्यू माइनस में है तो उसे प्लस में दिखाएगा। कैलॉग फंक्शन ये स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग है, एडवांस प्रोग्रामिंग जिसमें stdlib.h हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। फिर है मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन अर्थात कई सारे नंबर अगर हमारे पास हैं तो मैक्स फंक्शन के द्वारा हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। फिर है मिन फंक्शन। इसी प्रकार कई फंक्शन हैं जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर फंक्शन में रिकर्सन, हेडर फाइल इन सबको पढ़ा। आशा करते हैं ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।